हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्मरणीय घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपनी इस वीडियो में। देखा जाए तो आज अपनी इस वीडियो में हम 3 और 4 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे। जो दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, आकाशवाणी इत्यादि से ली गई महत्वपूर्ण खबरें हैं, उन पर अपनी इस क्लास में चर्चा करेंगे। कल ये क्लास कुछ व्यक्तिगत कारणों से आ नहीं पाई थी, तो आज अपने इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 3 और 4। ठीक है, 3 और 4 फरवरी के करंट अफेयर। और इसके बाद देखा जाए आज ही आपको जो 5 फरवरी का है, 5 फरवरी का क्लास, वो भी इस क्लास के अपलोड होने के 2 घंटे बाद, ठीक है, 2 घंटे बाद अपलोड हो जाएगी। मैं दोनों क्लास एक साथ रिकॉर्ड करूंगा। अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, रिकॉर्ड होने के बाद 7:30 बजे तक संभवतः आपको मिल जाए। थोड़ा अगर जो टेक्निकल इशू हुआ तो संभवतः 8 बजे तक ये क्लास आपको मिल जाएगा, और उसके बाद 2 घंटे बाद यानी कि रात को 10 बजे तक आपको दूसरी क्लास भी मिल जाएगी। ठीक, चलिए चर्चा कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों पर जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। टू द पॉइंट करंट अफेयर पर चर्चा करें, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करेंगे यहां पर देखा जाए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। खबर क्या है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के से संबंधित? हाइड्रोजन बसों वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बन गया है? यहां पर देखा जाए कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। चर्चा कर लेते हैं कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड हाइड्रोजन बसों से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बनने जा रहा है। यहां पर देखा जाए तो केरल हाइड्रोजन वैली इनोवेशन क्लस्टर के साथ हुए समझौते के तहत देखा जाए तो 8.7 करोड़ रुपए की लागत से 3 हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें यहां संचालित की जाएंगी। ठीक है, हाइड्रोजन से चलने वाली बसें यहां पर संचालित की जाएंगी। और इसी के साथ जो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यह हाइड्रोजन बसों से संचालित होने वाला, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन बसें संचालित होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन जाएगा। चर्चा करें बीपीसीएल के सहयोग से यहां ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र भी विकसित किया जा रहा है। यह पहल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अनुरूप कार्बन उत्सर्जन को कम करने और हवाई अड्डे परिवहन को पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ठीक है, तो यह है महत्वपूर्ण खबर। अगली खबर क्या है? एनएसओ के देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण 2026-27 के बारे में चर्चा करते हैं। जो एनएसओ के द्वारा देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण किया जाएगा 2026-27 का, उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए उनको देखते हैं। यहां पर देखा जाए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ है, ठीक है, एनएसओ ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यहां पर देखा जाए जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच एक व्यापक प्रवासन सर्वेक्षण आयोजित करेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो प्रवासन सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा किया जाएगा? एनएसओ के द्वारा किया जाएगा। ये किसके अधीन कार्य करता है? तो ये सांख्यिकी या एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, जिसको आप शॉर्ट में मॉस्पी कहते हैं, मॉस्पी के अधीन ये कार्य करता है। और जुलाई 2026 से जून 2027 के बीच में ये जो प्रवासन सर्वेक्षण है इसको किया जाएगा। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्रामीण, शहरी, मौसमी और अंतरराज्यीय प्रवासन के साथ साथ प्रवासियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का सटीक डाटा जुटाना है। और ये आपके मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो प्रवासन से संबंधित सवाल जीएस पेपर 1 में भी पूछा जाता है। ठीक, जीएस पेपर फर्स्ट में भी पूछा जाता है और जीएस पेपर 3 में भी पूछा जाता है। ठीक है, जीएस पेपर 3 में भी पूछा जाता है। और जो मानव प्रवास है, मानव प्रवास जीएस पेपर देखा जाए तो 3 में भी दे रखा है और मानव प्रवास जीएस पेपर 1 में भी दे रखा है। ठीक है, जो भारतीय समाज वाला टॉपिक है, भारतीय समाज, भारतीय समाज में भी दे रखा है। साथ साथ में यहां पर देखा जाए तो जो भूगोल वाला टॉपिक है, प्रवासन का प्रतिरूप, ठीक है, प्रवासन का प्रतिरूप, तो इस टॉपिक से आप इसको रिलेट कर सकते हैं और करंट अफेयर से अपने डाटा को अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए पीएलएफएस 2020-21 के अनुसार देखा जाए भारत में कुल प्रवासन दर 28.9% है, जिनमें पुरुषों के मुख्य कारण रोजगार 22.8%, 22.8%। ठीक है, पुरुषों के द्वारा देखा जाए प्रवासन किया जाता है रोजगार के कारण, और महिलाओं का देखा जाए विवाह के कारण 86.8% प्रवासन होता है। यानी कि महिलाओं में देखा जाए जो प्रवासन का मुख्य कारण हो क्या है? वो प्रवासन का मुख्य कारण विवाह है, जबकि पुरुषों में प्रवासन का मुख्य कारण क्या है? रोजगार है। ठीक है, और भारत में कुल प्रवासन दर कितना है? तो ये 28.9% है प्रवासन दर। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण भी है, मुख्य परीक्षा में लिख भी सकते हैं। यहां पर चर्चा करें भारत में प्रवासन से संबंधित सबसे हालिया आंकड़े 2020-21 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी कि पीएलएफएस और मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे से प्राप्त हुआ है। पीएलएफएस 2020-21 के अनुसार देश में कुल प्रवासन दर कितना है? 8.9%, वही जो आगे लिखा हुआ है, जो उच्च क्षेत्रीय और आर्थिक गतिशीलता को दर्शाती है। सर्वेक्षण में लैंगिक अंतराल बहुत स्पष्ट है। जो सर्वेक्षण है यहां पर देखा जाए लैंगिक अंतराल बहुत स्पष्ट है।
पुरुषों का प्रवासन दर कितना है? पुरुषों का प्रवासन दर है 10.7%, जबकि महिलाओं का प्रवासन दर देखा जाए तो महिलाओं का प्रवासन दर कितना है? 47.9%। ठीक है, 47.9% है। यहां पर देखें तो महिला प्रवासन का मुख्य कारण क्या बताया गया? विवाह बताया गया। मैंने आपको पहले ही बताया, विवाह बताया गया है। विवाह के कारण ही देखा जाए तो महिलाओं का प्रवासन यहां पर हो रहा है कितना? लगभग 86.8%। जबकि पुरुषों में देखा जाए तो रोजगार और बेहतर नौकरी के जो अवसर है वो प्रवासन का मुख्य कारण है। और कितने परसेंट? पुरुषों में प्रवासन जो देखा जाता है वो 22.8% प्रवासन पुरुषों में मुख्य रूप से बेहतर नौकरी और रोजगार के कारण होता है। ठीक है, तो यहां पर आगे चर्चा करें, पॉइंट क्या है? यह सर्वेक्षण भविष्य की श्रम बाजार नीतियों, शहरी नियोजन और जनसांख्यिकीय चुनौतियों से निपटने के लिए निर्णायक आंकड़े प्रदान करेगा। और इसी वजह से देखा जाए ये एनएसओ के द्वारा जो राष्ट्रव्यापी देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण है इसका आयोजन किया जाएगा 2026-27 का। अभी तक जो आंकड़ा था वो 2020-21 का आंकड़ा था। ठीक, 2020-21 का आंकड़ा था और अब यहां पर देखा जाए नए आंकड़े आ जाएंगे 2026-27 में। चलिए आगे चलते हैं, अगली खबर पर चर्चा करें। यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का पुरस्कार मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो नागरिक उड्डयन में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का पुरस्कार प्रदान किया गया। चर्चा कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संपर्क योजना जो उड़ान योजना है, ठीक है, उत्तर प्रदेश को रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ये है इसका फुल फॉर्म उड़ान का। ठीक है, इस योजना के तहत देखा जाए तो गैर प्राथमिकता श्रेणी में मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट के पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार से उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया। यहां पर देखा जाए यह गौरव राज्य की सक्रिय नीतियों और छोटे शहरों को बड़े केंद्रों से जोड़ने वाली बेहतरीन हवाई कनेक्टिविटी के लिए प्रदान किया गया है। आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रियों की संख्या 2016 में बात करें तो 59.97 लाख से बढ़कर 2025 में कितना हो गया है? 2025 में यह संख्या बढ़कर 1.55 करोड़ पार कर चुकी है। ठीक है, वर्तमान में देखें यानी कि 2025 के आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो हवाई यात्रियों की संख्या कितनी हो गई है? एक साल में लगभग 1,55,00,000 लोग ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जो हवाई यात्रा करते हैं। ठीक है, और यह उपलब्धि उत्तर पूर्वी तथा पर्वतीय राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक कौशल को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय आर्थिक विकास की एक मील का पत्थर साबित होगा। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए, याद रखिएगा परीक्षा में आपसे डायरेक्टली पूछे, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। और ये उत्तर प्रदेश में जो परिवहन व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था, ये आपके जीएस पेपर 5 में दे रखा है। मेंस का जो जीएस पेपर 6 का पेपर है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था, ठीक है, परिवहन व्यवस्था, अब उत्तर प्रदेश की जो परिवहन व्यवस्था है उस टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। जीएस पेपर 6 में परिवहन व्यवस्था सीधे सीधे दे रखा है। यहां पर आप याद रखिएगा, आप अपने क्वेश्चन को करंट अफेयर से रिलेट करके अपने क्वेश्चन को अपडेट कर सकते हो और अपने प्रश्नों को, कल देखा जाए रिजल्ट आया है, परिणाम आया है, और परिणाम जो है मेंस का वो अप्रत्याशित है। और उसमें सबसे खास बात यह है कि जिन लोगों ने अपने आंसर करंट से अपडेट करके, ठीक है, करंट से अपडेट करके लिखे, देखिए जब व्यक्ति आंसर लिखता है ना तो आंसर लिखने में उसको यही लगता है कि हमारा आंसर बेहतर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो लिख रहा है एग्जाम हॉल में लिख रहा है पेपर, तो एग्जाम हॉल में लिखने के उसको यही रहता है कि सब लोग पेपर अच्छा ही लिखते हैं। लेकिन जो मुख्य परीक्षा होती है, मुख्य परीक्षा में क्या है कि आप मुख्य परीक्षा में आंसर लिख रहे हैं, आंसर लिखने के साथ साथ में जो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप शुद्ध लिखें। ठीक, शुद्ध लिखें, गलतियां कम हो, त्रुटियां कम हो, शाब्दिक त्रुटियां कम हो, साथ साथ में पठनीय हो। ठीक है, पठनीय हो, और जैसा डिमांड हो और सप्लाई, इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है। और सबसे खास बात यह है कि उस टॉपिक को अगर आप करंट से कुछ रिलेट कर देते हैं तो उत्तर आपका देखा जाए तो एक बेहतर उत्तर बन सकता है। ठीक है, और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप शुद्ध लिखें, पठनीय लिखें, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार लिखें, और करंट अफेयर से उस चीज़ को रिलेट कर दे तो और ही अच्छा होगा। डिमांड एंड सप्लाई की बात मैं क्यों कर रहा हूँ कि जो डिमांड हो वो सप्लाई। अभी तक क्या था कि अभी तक आप लिख देते थे, टीचर एग्जामिनर पढ़ता था। अब क्या है कि आगे जो कॉपियाँ चेक होंगी 2025 में संभवतः अगर नहीं हुआ तो जो 2026 का मेंस लिखेंगे, ठीक है, 2026 का मेंस लिखेंगे, इनकी कॉपियां आयोग ने खुद ही पहले से कह रखा है कि हम एआई से चेक करवाएंगे। अब ये कॉपी अगर एआई से चेक होती है, वो किसी भी टूल का इस्तेमाल करे एआई के लिए, तो उसमें क्या होगा कि
जो AI से कॉपियां चेक होंगी वो कैसे चेक होंगी? पहले तो जो आप कॉपी लिखे हुए हैं वो सबसे पहले शुद्ध लिखा होना चाहिए। आपकी जो मेंस की कॉपियां हैं वो शुद्ध लिखी होनी चाहिए, ताकि अगर चाहे जैसे ही अगर उस कॉपी को स्कैन किया जाता है स्कैनर से तो कम आपके शब्द जो है वो पठनीय होने चाहिए। अब एग्जामिनर की नज़र में पठनीय नहीं, अब AI की नज़र में वो चीज़ें पठनीय होनी चाहिए, ठीक है, ताकि चीज़ों को आसानी से कैच कर सके। और दूसरी बात, जैसी डिमांड होगी वैसा ही सप्लाई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए जब AI से चेक होगा तो जाहिर सी बात है कि आयोग अपना प्रश्न पहले से ही डाल रखेगा, उसका जो इंस्ट्रक्शन या मॉडल आंसर होता है वो मॉडल आंसर उसमें AI में फीड किया जाएगा, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी कॉपी चेक होने वाली है भविष्य में 2026 में। ऐसे ही 2026-27 से जैसे ही कॉपी यहाँ पर देखा जाए जो AI की बात आई है कि AI से चेक करवाया जाए कॉपी, ठीक, उससे क्या होगा कि त्रुटियों की संभावना कम होगी। और सबसे खास बात यह है कि जो रहता है ना कि लोग एक सटायर बन गया है लोगों के मन में कि एग्जामिनर के ऊपर माइंडसेट पे डिपेंड करता है। अब ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना कि AI के माइंडसेट पे डिपेंड करता है। AI तो भाई जाहिर सी बात है भेदभाव तो नहीं करेगा किसी के बीच में कि कौन इंग्लिश मीडियम का है, कौन हिंदी मीडियम का है, कौन कैसा है, कौन कैसा है। जाहिर सी बात है उसको जैसा डिमांड वैसा सप्लाई अगर मिला है तो वो नंबर अच्छे देगा, ठीक है। तो इस वजह से देखा जाए तो याद रखिए कि करंट से रिलेट करिए अपने आंसर को, और पठनीय लिखिए, शुद्ध लिखिए, डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार लिखिए आंसर और सिलेक्शन लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर बात करें अगली खबर क्या है। IIFT को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में प्रथम स्थान मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है उसको फर्स्ट रैंक मिला है टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में, ठीक है, टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग में चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान को टाइम्स बी स्कूल रैंकिंग 2026 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक व्यवसाय पर केंद्रित प्रबंधन शिक्षा में इसकी अग्रणी स्थिति को पुष्टि करती है। IIFT भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसके परिसर दिल्ली, कोलकाता, काकीनाडा और गिफ्ट सिटी में अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ कहाँ पर अवस्थित है। इसके जो परिसर है दिल्ली में अवस्थित है, कोलकाता में, काकीनाडा में और गिफ्ट सिटी में अवस्थित है। यहाँ पर बात करें IIFT की स्थापना 1963 में हुई थी और एक प्रमुख MBA प्रोग्राम कार्यकारी शिक्षा और डायरेक्टरेट अनुसंधान प्रदान करता है, जो भारत की वैश्विक वाणिज्यिक व्यापार नीति के विकास में योगदान देती है। यहाँ पर चर्चा करें तो संस्थान के वर्तमान में दुबई में अपना पहला विदेशी परिसर शुरू करने की प्रक्रिया में है। यानी कि जो IIFT है ये अपना पहला विदेशी परिसर कहाँ पर स्थापित कर रहा है, ये दुबई में स्थापित कर रहा है, ठीक, ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। चलिए आगे देखते हैं, विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। विश्व अंतर धार्मिक यहाँ पर सद्भाव सप्ताह जो इंटरफेथ हार्मनी वीक है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखा जाए यहाँ पर पॉइंट्स क्या है। प्रत्येक वर्ष 1 से 7 फरवरी के बीच में वैश्विक स्तर पर देखा जाए विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कब मनाया जाता है, 1 से 7 फरवरी के बीच में मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो वर्ष 2010 में जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। यानी कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2010 में हुई थी। यहाँ पर खास बात यह है कि यह पहल अक्षाई और पड़ोसी के प्रति प्रेम की साझा सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों की आस्थाओं के बीच शांति, अहिंसा और आपसी समझ को बढ़ावा देना है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र इसके माध्यम से सांस्कृतिक विविधता के सम्मान और पूजा स्थलों के द्वारा सद्भाव के संदेश को फैलाने पर बल देता है, ताकि एक समावेशी और न्यायपूर्ण वैश्विक समाज का निर्माण हो सके। और इसी वजह से देखा जाए तो हर साल 1 से 7 फरवरी के बीच में वैश्विक स्तर पर विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 2010 में हुई थी। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थाईलैंड मास्टर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए थाईलैंड मास्टर्स 2026 देविका सिहाग का ऐतिहासिक किताब, ठीक है। 20 वर्षीय भारतीय सेटलर यहाँ पर देखा जाए देविका सिहाग ने बैंकॉक में आयोजित थाईलैंड मास्टर्स 2026 जीतकर इतिहास रच दिया है, ठीक है। फाइनल में मलेशिया की गो जिन वेई को हराकर उन्होंने अपने करियर का पहला BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 खिताब जीता है, ठीक है। इस जीत के साथ देविका PV सिंधु और साइना नेहवाल के बाद ये गौरव हासिल करने वाली तीसरी भारतीय महिला बन गई है। यहां पर देखा जाए जो BWF वर्ल्ड टूर सुपर 300 है इसको जीतने वाली अभी तक केवल भारत की 2 महिलाएं थी, अब तीसरी भी बन गई हैं। 2 महिलाएं कौन कौन सी, PV सिंधु थी, साइना नेहवाल थी, और अब देखा जाए ये देविका सिहाग है, ये भी बन गई हैं। शानदार फॉर्म का प्रदर्शन करते हुए देविका ने पहला गेम जो था फाइनल में 21-8 से जीता, जिसके बाद प्रतिद्वंदी के चोटिल होने के कारण जो प्रतिद्वंदी थी यानी कि जो गो जिन वेई थी, ये क्या हुआ कि ये चोटिल हो गई और चोटिल होने के कारण गेम से हट गई, और गेम से हटने के बाद देखा जाए तो इनको विजेता घोषित कर दिया गया देविका सिहाग को। और इस तरीके से देखा जाए तो देविका सिहाग थाईलैंड मास्टर जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय भी बन गई हैं। और साथ साथ में ये WBF वर्ल्ड टूर
सुपर 300 जीतने वाली तीसरी भारतीय महिला भी बन गई हैं। आगे देखते हैं वीरभद्रन रामनाथन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए इनको क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब ये जो क्रैफोर्ड पुरस्कार है किसको दिया गया है, याद रखिएगा, वीरभद्रन रामनाथन को दिया गया है। भारतीय मूल के जलवायु वैज्ञानिक वीरभद्रन रामनाथन को 2026 के भूविज्ञान के लिए क्रैफोर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो यह पुरस्कार सुपर पॉल्यूटेंट और वायुमंडलीय भूरे बादलों पर उनके दशकों के शोध के लिए प्रदान किया गया है। 1975 में नासा में कार्य करते हुए उन्होंने बताया था कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 10,000 गुना अधिक प्रभावी रूप से गर्मी को रोकता है। ठीक है, 10,000 गुना अधिक प्रभावी रूप से CFC जो होता है यह गर्मी को रोकता है। यहां पर बात करें तो मदुरई में जन्मे रामनाथन को अन्नामलई विश्वविद्यालय और IISc बेंगलुरु से शिक्षा प्राप्त की थी और हिंद महासागर प्रयोग में महत्वपूर्ण योगदान भी इन्होंने दिया है। तो ये नाम याद रखिएगा, भारतीय मूल के हैं वीरभद्रन रामनाथन। ठीक है, इनको क्रैफोर्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जो भूविज्ञान के लिए प्रदान किया जाता है और इसे भूविज्ञान का नोबेल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, प्रोजेक्ट वॉल्ट के बारे में चर्चा करें। यहां पर देखा जाए जो प्रोजेक्ट वॉल्ट है, प्रोजेक्ट वॉल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन पर निर्भरता को घटाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट वॉल्ट नामक एक नया पहल शुरू किया है। देखा जाए तो इसका उद्देश्य हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में आवश्यक महत्वपूर्ण खनिजों की वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार को तैयार करना है। इस पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट के तहत बजट $12 बिलियन का है। कितना? $12 बिलियन का ये पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहां पर देखा जाए इसे अमेरिकी निर्माताओं को आपूर्ति बाधाओं और कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सेमीकंडक्टर, जेट इंजन, कंज्यूमर इलेक्ट्रिक उद्योग के समर्थन देगा। अमेरिकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ने इसे $10 बिलियन का 15 वर्षीय ऋण दिया है, जो एजेंसी का अब तक का सबसे बड़ा ऋण है। यानी कि जो अमेरिकी एग्जिम बैंक है, जिसको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं, उसके द्वारा देखा जाए तो $10 बिलियन का, ठीक है, $10 बिलियन का लोन प्रदान किया गया है और अब तक का देखा जाए एग्जिम बैंक का सबसे बड़ा लोन है। और यहाँ पर टोटल $12 बिलियन का खर्च आएगा। तो इनमें से जो $2 बिलियन है, ठीक है, ये यहाँ पर देखा जाए ये प्राइवेट सेक्टर से आएगा। कहाँ से आएगा? ये प्राइवेट सेक्टर से 2 बिलियन आएगा और जो पब्लिक सेक्टर से आ रहा है वो कितना आ रहा है? 10 बिलियन आ रहा है। तो टोटल बेसिकली इसका उद्देश्य यही है कि जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज होता है उनका वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार तैयार करना, जिससे जो अमेरिका की चीन पर निर्भरता है, चीन क्या करता है, समय समय पर जब चीन को लगता है ना कि स्थिति परिस्थिति उसके अनुरूप नहीं चल रही है तो वो अपना सप्लाई चेन बंद कर देता है। ठीक है, अपने जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका सप्लाई बंद कर देता है, जिससे क्या होता है, इससे जो वैश्विक व्यवस्था है वो थोड़ी मतलब अचल हो जाती है। ठीक है, तो इसी कारण से देखा जाए अमेरिका के द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब जो हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज हैं उनके लिए वाणिज्यिक रणनीतिक भंडार तैयार किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर का 13वां अभ्यास, यहाँ पर देखा जाए 13वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त बल सैन्य अभ्यास खंजर के 13वें संस्करण का आयोजन 4 से 17 फरवरी 2026 के बीच में असम के मीसामारी में किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत शहरी युद्ध, आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित है। अभ्यास खंजर की शुरुआत 2011 में हुई थी और यह एक वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो दोनों देशों की बारी बारी से आयोजित होता है। इसमें भारतीय सेना की पैरासूट रेजिमेंट जो स्पेशल फोर्सेस है, साथ ही साथ किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड भाग लेगी। इसका उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका ने भारत पर जो एक्सपोर्ट टैरिफ था इसको घटाकर 18% कर दिया है। ठीक है, जो एक्सपोर्ट टैरिफ था उसको घटाकर कितना कर दिया है? 18% कर दिया है। यहाँ पर देखा जाए और ये सारी बातें जो यहाँ पर बातें लिखी गई हैं ये ट्रुथ सोशल पर ट्रंप के द्वारा किए गए जो ट्वीट था उस पर आधारित है। ठीक, 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर एक्सपोर्ट टैरिफ जो था 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ जैसे का तैसा, यानी कि भारत जितना टैरिफ लगाएगा उसका दुगना टैरिफ, यहाँ पर रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है कि जितना टैरिफ भारत लगा रहा था उसका दुगना टैरिफ लगाएगा अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ने 25% टैरिफ लगा दिया था। और यहाँ पर देखा जाए रूस से तेल खरीदने के कारण अगस्त में 25% पेनाल्टी का ऐलान किया था। इससे भारत पर टोटल 50% टैरिफ लगा हुआ था। ट्रंप ने 2 फरवरी को ऐलान के बाद भारत पर सिर्फ टैरिफ 18% ही लगेगा। अमेरिका रूसी तेल खरीदने पर लगाए गए 25% टैरिफ को पर जो टैरिफ लगा हुआ था उसको भी हटा देगा। ठीक है, जो 25% पेनाल्टी लगा हुआ था उसको भी हटा देगा। क्यों हटा देगा? यहाँ पर देखा जाए अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था अपने ट्वीट में ही कि
जो भारत है, ठीक है, भारत राजी हो गया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि भारत की ओर से अभी तक ऐसी कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। भारत की ओर से ये कहा गया है कि हमारा जो रूस मतलब जो तेल खरीदने की तेल मार्केट है उसको हम डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और अमेरिका के जो राष्ट्रपति उनका कहना क्या है कि भारत ने कहा है कि रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे, ठीक है, ऐसा वो कह रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं। हालांकि उनके दावे में कितनी सच्चाई है ये वो जाने, क्योंकि वो कितनी बार कह चुके हैं कि मैंने दोनों देशों के बीच में जो युद्ध हो रहा था उसको रुकवा दिया, 8 देशों का मैंने युद्ध रुकवाया है, मुझे नोबेल पुरस्कार दीजिए, ये वो दीजिए, सारी चीजें पोस्ट करते। तो उनकी बातों पर हम नहीं जाएंगे, जो भारत सरकार ऑफिशियली जो कह रही है हम उसको सुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए ट्रंप के 2 फरवरी के ऐलान के बाद भारत पर सिर्फ टैरिफ जो है 18% लगेगा। अमेरिकी रूसी तेल खरीदने पर लगाया गया जो 25% टैरिफ था उसको भी हटा दिया जाएगा। ट्रंप ने पीएम मोदी से टेलीफोनिक वार्ता और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ट्रेड डील की घोषणा की। यहां पर देखा जाए ट्रंप के मुताबिक भारत अब अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा और जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला से भी तेल लेगा, ठीक है। भारत बाई अमेरिकन नीति के तहत अमेरिका से 46 करोड़ रुपए यानी कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान भी खरीदेगा। ये पॉइंट यहां पर जो बताई गई है कि 500 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान अमेरिका से खरीदेगा भारत, ठीक है। यानी कि हमारा जो बजट है उसका लगभग 85% हिस्सा, जितना हमारा बजट होता है ना उसका 85% हिस्सा हम लोग अमेरिकी मार्केट में, देखा जाए अमेरिकी मार्केट में लगाएंगे, वहां से सामान खरीदेंगे। इससे फायदा भारत को कितना होने वाला है, अमेरिका को कितना, अमेरिका का तो फायदा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि भारत ने क्या किया, भारत ने जो अमेरिका पर यानी कि जो ट्रंप का दावा है उसके अनुसार जो 18% टैरिफ लगता था अमेरिकी सामानों पर, ठीक है, अमेरिका हमारे पर ऊपर 50% टैरिफ लगाता था, ठीक, इसको अमेरिका ने घटाकर कर दिया 18%। और जो 18 या 17% टैरिफ लगता था भारत लगाता था अमेरिकी सामानों पर उसको हमने कर दिया है 0%, ठीक। तो इसमें किसको फायदा है, इसको फायदा तो अमेरिका का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 500 अरब डॉलर का जो निर्यात है मतलब आयात है अब भारत करेगा अमेरिका से। अब इसमें देखा जाए अभी जब ट्रेड डील की पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आएगा तो चीजें पता चलेंगी और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, तो वहां पर हम वीडियो बनाकर अलग से आपको बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं, यंत्र इंडिया लिमिटेड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यंत्र इंडिया लिमिटेड जो है इसको मिनीरत्न कैटेगरी 1 में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। 2 फरवरी 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस पीएसयू यंत्र इंडिया लिमिटेड को मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है। यहां पर देखा जाए तो यंत्र इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1 अक्टूबर 2021 को हुई थी और यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत देखा जाए शेड्यूल ए, देखा जाए तो डिफेंस पीएसयू है, क्या है, डीपीएसयू है। डीपीएसयू का मतलब डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट है। चर्चा करें तो कंपनी कार्बन फाइबर और ग्लास कंपोजिट एल्यूमिनियम निर्माण माध्यम से वह बड़े कैलिबर गोला बारूद, बख्तरबंद वाहन, तोपखाने तथा मुख्य युद्धक टैंकों के जैसे इनसे जुड़े उत्पादों का निर्माण करती है। मिनी रत्न में 2 कैटेगरियां होती हैं, ठीक है, मिनी रत्न में 2 कैटेगरियां होती हैं। पहली कैटेगरी कौन सी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1, कोई भी पीएसयू जिसने पिछले 3 साल में लगातार लाभ कमाया हो, इनमें से कम 1 साल इसका प्रॉफिट 30 करोड़ रुपए हो, मिनी रत्न कंपनी सरकार की मंजूरी के बगैर 500 करोड़ रुपए तक का या अपने नेटवर्क का देखा जाए इन्वेस्ट कर सकती है। ये तो होती है जो मिनी रत्न कंपनी 1 होती है, श्रेणी 1, उनको क्या लाभ मिलता है। अब यहीं पर जो मिनी रत्न की श्रेणी 2 है, ठीक है, कैटेगरी 2, इस कंपनी जब मतलब इसमें कोई कंपनी लिस्ट होती है तो उसको क्या प्रॉफिट मिल सकता है, तो ऐसी कंपनी जो पिछले 3 साल में लगातार प्रॉफिट कमा रही हो, सरकार की मंजूरी के बगैर 300 करोड़ रुपए तक का या नेटवर्थ का 50% तक का जो भी कम हो इन्वेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पर देखा जाए जो यंत्र इंडिया लिमिटेड है उसको मिनी रत्न 1 कैटेगरी में शामिल किया गया, यानी कि अब वो 500 करोड़ रुपए तक का अब या अपने नेटवर्क का जो भी कम हो उतना इन्वेस्ट कर सकती है। पिछले 3 सालों में देखा जाए 3 सालों से लाभ कमा रही है और 1 साल का इसका प्रॉफिट लगभग 30 करोड़ रुपए रहा है, ठीक है। और इसी वजह से देखा जाए इस क्राइटेरिया को पूरा करने के कारण यंत्र इंडिया लिमिटेड को कैटेगरी 1 में शामिल कर लिया गया मिनी रत्न के, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कवाक यानो के बारे में। अब ये जो कवाक यानो है इन्होंने माउंट एकांका गुहा पर तिरंगा फहलाया, कवाक यानो ने। चर्चा करते हैं 1 फरवरी 2026 को अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवाक यानो ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांका गुहा पर सफल चढ़ाई की है। वे वेस्टर्न हेमिस्फीयर की सर्वोच्च चोटी है। देखा जाए तो जो माउंट एकांका गुहा है ना ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है और प्रतिष्ठित 7 समिट चैलेंज का हिस्सा है, ठीक है। जो 7 समिट चैलेंज होता है उसमें आपको माउंट एकांका गुहा की भी चढ़ाई करनी होती है। यहाँ पर देखा जाए नियशी जनजाति से आने वाली जो कवाक यानो है 2024 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अपनी जनजाति की पहली महिला बनी थी। यहाँ पर देखा जाए किलिमंजारो और एल्ब्रुस के बाद यह उनकी चौथी महाद्वीपीय जीत है और यह उपलब्धि न केवल पूर्वोत्तर भारत बल्कि देश की
महिला सशक्तिकरण के लिए वैश्विक धाक को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो याद रखना किलिमंजारो भी चढ़ चुकी है, एल्ब्रुस भी चढ़ चुकी है, माउंट एवरेस्ट भी चढ़ चुकी है, और अब यहाँ पर जो माउंट एकांकागुआ है उसकी चढ़ाई पूर्ण कर ली है। 7 समिट चैलेंज में 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई करनी होती है, जिनमें से 4 पर फतह कर लिया इन्होंने। चलिए आगे देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 के बारे में। यहां पर देखा जाए दुबई में भविष्य की सरकारों को आकार देने विषय पर, यानी कि देखा जाए शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्यूचर, शेपिंग द गवर्नमेंट्स ऑफ फ्यूचर, इस थीम पर वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के 60 प्लस राष्ट्राध्यक्ष नवाचार, स्थिरता और तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 5 फरवरी तक चलने वाला यह आयोजन राष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक नीतियों के आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये यहां पर देखा जाए तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, याद रखिए दुबई में किया जा रहा है। इसका थीम क्या था, इसका थीम था भविष्य की सरकारों को आकार देना। ठीक है, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम था, और इसका उद्देश्य क्या है यहां पर देखा जाए तो यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर सार्वजनिक नीतियों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। और यहां पर इस शिखर सम्मेलन में 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 60 प्लस राष्ट्राध्यक्ष नवाचार, स्थिरता और तकनीकी चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अगली खबर देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और ऐसे सवाल आपके यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। प्री में सवाल यहां से आ चुका है, देखा जाए इस प्रकार के सवाल पूछे जा चुके हैं। बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध, स्पेन बना ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश। ठीक है, यहां पर अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ने क्या किया था, जो फ्रांस ने किया है वो सीनेट में लेकर आया था निर्णय, मतलब सीनेट में लेकर आया बिल, फ्रांस लेकर आया था बिल, और ये बिल सीनेट से पास हुआ। ठीक, और सीनेट से पास होने के बाद जो अपर हाउस था, अपर हाउस में गया है, अपर हाउस में गया है, अपर हाउस में गया है, अभी वहां से पास नहीं हुआ अपर हाउस में। लेकिन उससे पहले ही देखा जाए तो स्पेन ने घोषणा कर दी कि हम 1 हफ्ते में ही प्रतिबंध जो है उसको लागू करते हैं। और इसी के कारण देखा जाए जो स्पेन है ये ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरा देश बन गया है जिसने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया है। तीसरा देश जब फ्रांस देखा जाए, फ्रांस में यहां पर लागू हो जाएगा तो फ्रांस तीसरा देश बन जाएगा। तो दूसरे देश के बारे में चर्चा करें, स्पेन ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐतिहासिक घोषणा की है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री पेड्रो साचेन जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में घोषित यह नीति स्पेन का ऐसा करने के बाद देखा जाए, पेड्रो साचेन द्वारा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में घोषित यह नीति स्पेन को ऐसा करने वाला यूरोप का पहला और विश्व का दूसरा ऑस्ट्रेलिया के बाद देश बनाता है। यानी कि पहला देश कौन सा है विश्व का जिसने ऐसा किया है, तो ऑस्ट्रेलिया है, और दूसरा देश कौन बन गया है, तो स्पेन बन गया है। और स्पेन के प्रधानमंत्री कौन है, पेड्रो साचेन है। यहां पर देखा जाए सरकार ने पुरानी स्वघोषित आयु प्रणाली को हटाकर बाध्यकारी आयु सत्यापन, यानी कि देखा जाए तो बाध्यकारी एज वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। 1 सप्ताह के भीतर लागू होने वाला यह कानून ऑनलाइन बाल सुरक्षा सुनिश्चित करने और सोशल मीडिया के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को नियंत्रित करने की दिशा में एक सख्त कदम है। यानी कि देखा जाए जो फ्रांस में लागू होना था वो दोनों सीनेट से पास होने के बाद लागू होगा, लेकिन स्पेन ने तत्काल प्रभाव से 1 सप्ताह के भीतर ही इस कानून को लागू कर दिया कि बच्चों के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जाता है। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के दौरान जो इसका आयोजन दुबई में किया गया उसी के दौरान इसकी घोषणा कर दी गई। ठीक है, और 1 सप्ताह के भीतर यानी 7 दिन के भीतर इसको लागू भी कर दिया जाएगा। 16 वर्ष से कम उम्र के जितने बच्चे उनके सोशल मीडिया प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और एज वेरिफिकेशन, ठीक है, पहले क्या था, स्वघोषित आयु प्रणाली। आज भी अभी आप जब कोई आईडी बनाते हैं सोशल मीडिया पर तो वहां आपसे आयु पूछी जाती है, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, आप कुछ भी डाल देते हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2000 डाल दिया, 1 जनवरी सन 2000, आम हो जाता है कि 1 जनवरी 2000 डाल दिया, पासवर्ड पूछा 1 2 3 डाल दिया, ऐसे लोग डाल देते हैं। तो ये सब स्वघोषित आयु प्रणाली है। लेकिन अब सरकार के द्वारा, स्पेन की सरकार ने कहा है कि बाध्यकारी आयु सत्यापन आपको करना होगा। ठीक, अब वहां की जो आइडेंटिटी होती होगी, कॉलेज का जो मतलब आईडी कार्ड होता होगा, उस आधार पर देखा जाए तो वो अपने तरीके से चीजों को लागू करेंगे। ठीक है, तो ये स्वघोषित जो आयु मतलब स्वघोषित प्रणाली थी उसको हटाकर बाध्यकारी आयु प्रणाली लागू की जाएगी। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखा जाए वॉलमार्ट के बारे में। वॉलमार्ट दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन रिटेल कंपनी बन गई है। दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन रिटेल कंपनी कौन बनी है, वॉलमार्ट बनी है। ठीक है, चर्चा करते हैं। वॉलमार्ट ने $1 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण पार कर वैश्विक रिटेल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। वर्ष 2026 में नैस्डैक 100 इंडेक्स में शामिल इस कंपनी की सफलता का मुख्य आधार AI संचालित सप्लाई चेन और ई कॉमर्स विस्तार है। अमेरिका की जो 25% ग्रोसरी खपत है,
ठीक है, वो किसके द्वारा नियंत्रित होती है, वो वॉलमार्ट से ही नियंत्रित होती है। 25% ग्रोसरी खपत जो होती है वॉलमार्ट पर ही केंद्रित है। यहां पर देखा जाए यह कंपनी अब जॉन फर्नर जो वैश्विक सीईओ है, इनके नेतृत्व में 1 घंटे की डिलीवरी और वॉलमार्ट प्लस जैसी डिजिटल सेवाओं पर केंद्रित है। शेयर में 26% की वार्षिक वृद्धि और तकनीकी निवेश ने न केवल सबसे बड़ा रिटेल बल्कि एक प्रमुख वैश्विक टेक रिटेल शक्ति के रूप में वॉलमार्ट को स्थापित किया है। और इसी कारण से देखा जाए तो वॉलमार्ट दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन यानी कि पहली $1 ट्रिलियन रिटेल कंपनी बन गई है। परीक्षा में पूछ सकता है कि दुनिया की पहली $1 ट्रिलियन रिटेल कंपनी कौन सी बनी है, वॉलमार्ट बनी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विनय मुरलीधर टोनसे के बारे में चर्चा करें। यस बैंक के नए एमडी बन गए हैं विनय मुरलीधर टोनसे, इनका नाम याद रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने विनय मुरलीधर टोनसे को यस बैंक का नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। वह प्रशांत कुमार का स्थान लेंगे और उनका कार्यकाल पद ग्रहण करने से 3 वर्षों का होगा। टोनसे इससे पूर्व भारतीय स्टेट बैंक में देखा जाए तो प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि वर्तमान में देखें तो यस बैंक के नए एमडी कौन बन गए, विनय मुरलीधर टोनसे बन गए। चलिए आगे देखते हैं। पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेजबानी करेगा भारत। ठीक है, यहां पर देखा जाए भारत पहली बार वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी करेगा, जिसका आयोजन कहां पर किया जाएगा, चेन्नई में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, देखा जाए तो यह द्विवार्षिक वैश्विक मंच मछली पालन, जलीय कृषि, समुद्री खाद्य व्यापार और सतत विकास पर केंद्रित है। आयोजन इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिश इंस्पेक्टर्स पीडीए वेंचर और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मत्स्य पालन विभाग सह आयोजक होगा। यहां पर देखा जाए आईसीएआर तकनीकी भागीदार होगा, जबकि एफएओ, यूएनआईडीओ और वर्ल्ड फिश का सहयोग यहां पर रहेगा। सम्मेलन में सतत समुद्री व्यापार, खाद्य सुरक्षा, तकनीकी नवाचार और निरीक्षण मानकों पर चर्चा होगी, जिससे वैश्विक समुद्री खपत मूल्य श्रृंखला में भारत की भूमिका और सुदृढ़ होगी। और यहां पर पहली बार भारत है ये जो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस हो रहा है इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा परीक्षा में डायरेक्टली पूछ सकता है कि वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस की मेजबानी किसके द्वारा की जा रही है, भारत के द्वारा की जा रही है। कहां पर इसका आयोजन होगा, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया जाएगा, चेन्नई ट्रेड सेंटर में। और इसका आयोजन कब से कब तक होगा, तो 9 से 11 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करें हेवन 1 के बारे में। देखा जाए आज की हमारी अंतिम खबर है हेवन 1 दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन होगा हेवन 1। ठीक है, दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन कौन सा होगा, क्या नाम है इसका, हेवन 1 इसका नाम है। यहां पर देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 2030 तक चरणबद्ध समापन के बाद अंतरिक्ष में स्थायी उपस्थिति का दायित्व निजी कंपनियों की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसी क्रम में अमेरिकी स्टार्टअप वास्ट स्पेस, क्या नाम है इसका, वास्ट स्पेस के द्वारा विकसित हेवन 1 दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन बनने की ओर अग्रसर है। यह एकल मॉड्यूल संरचना वाला स्टेशन होगा, जिसे स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो लो अर्थ ऑर्बिट है, लो अर्थ ऑर्बिट में इसको स्थापित किया जाएगा। यहां पर देखें तो इसका प्रक्षेपण अब 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित है। पहले क्या था कि 2026 में इसको प्रक्षेपित किया जाना था, लेकिन अब देखा जाए इसको 2027 की शुरुआत में प्रस्तावित है। यह अपनी जीवन रक्षक प्रणालियों के लिए क्रू ड्रैगन तकनीक का उपयोग करेगा। ठीक है, यहां पर बात करें तो यह परियोजना नासा की उस नीति का हिस्सा है जहां वह अंतरिक्ष स्टेशन का मालिक होने के बजाय निजी ऑपरेटरों से सेवा खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यानी कि नासा क्या कर रहा है अब कि वह जो अंतरिक्ष स्टेशन है ना, पहले क्या होता था, जो आईएसएस है, आईएसएस नासा के द्वारा संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब वह जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका मालिक होने के बजाय जो निजी ऑपरेटर है, निजी ऑपरेटर जो सेवा प्रदान करेंगे उस पर ध्यान केंद्रित करने जा रहा है नासा। और इसी कारण से देखा जाए तो ये जो हेवन 1 है ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, साथ ही साथ दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन होगा हेवन 1, जो अमेरिकी कंपनी वास्ट स्पेस के द्वारा तैयार किया जा रहा है। और ये लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। फॉल्कन 9 रॉकेट से इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। कब इसका प्रक्षेपण होगा, तो 2027 के जो प्रथम क्वार्टर है उसी में इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आइए आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने हाइड्रोजन बसों का संचालन किस हवाई अड्डे पर शुरू किया है, दिल्ली एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट या बेंगलुरु एयरपोर्ट। यहां पर देखा जाए एनएसओ के बारे में, एनएसओ का आगामी प्रवासन सर्वेक्षण कब आयोजित होगा, जनवरी 2026 से जून 2026 तक, जुलाई 2026 से जून 2027 तक, अगस्त 2026 से दिसंबर 2026 तक या मार्च 2027 से फरवरी 2028 तक। फिर आगे देखें, उत्तर प्रदेश को मोस्ट प्रोएक्टिव स्टेट का पुरस्कार किस योजना के तहत दिया गया है, पीएमएवाई के अंतर्गत, आरसीएस उड़ान योजना के अंतर्गत,
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। चौथा सवाल है कि विश्व अंतर धार्मिक सप्ताह कब मनाया जाता है? 15 से 21 फरवरी, 1 से 7 फरवरी, 1 से 5 जनवरी, 20 से 26 मार्च के बीच। सॉरी। अंतिम सवाल है कि हेवन वन दुनिया का पहला पूर्णतः निजी वाणिज्यिक स्पेस स्टेशन किस कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है? ठीक है, तो ये है 5 सवाल। इन 5 सवालों को उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इसके बाद 2 घंटे बाद आपको 5 फरवरी का जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।